हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं प्रश्न की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं। जरा बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। रोज रोज सुबह 4 बजे उठते हैं या फिर कभी कभी एक आध दो दिन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आँख खुली तो पढ़ते और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, कभी कभी ना देखिए क्या होता है ना कि एक दिन सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन रोज रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना ये बहुत ही तकलीफ होता है दोस्तों। और जो इस तकलीफ को सहन करते हैं, जो इस मुश्किल काम को आसान बनाते हैं, वही एक दिन कामयाब होते हैं, वही सफल बनते हैं। तो अगर आपको सफलता पानी है तो निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है? G77 से आप क्या समझते हैं? G77 से आप क्या समझते हैं? इसके आगे और प्रश्न है कि G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। देखिए, आपको ना ब्रेटन वुड्स के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हूं। आप क्या कीजिए, पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो बाद में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रश्न को बिल्कुल अभी ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि G77 क्या है, और ये जो G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जो जुड़वा संतान है उनकी प्रतिक्रिया कहा जाता है। मतलब पहले क्या हुआ था ना कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की स्थापना हुई थी और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में क्या होता, G77 की स्थापना हुई। तो ये किस आधार पर हुई थी, यही बात आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में, बिल्कुल कोई लेन देन नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूं तो देखो, आप बिल्कुल इस वर्ड को ध्यान से देखिए। G77 है ना, G है और उसके बाद 77 लगा हुआ है। G का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप मतलब समूह। क्या होता है? समूह। तो और 77 मतलब 77 देश। इसका मतलब क्या है? 77 देश। मतलब एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कितने देश हैं? 77 देश हैं। तो G77 क्या है? 77 देशों का। कितने देशों का? 77 देशों का। ये 77 देशों का समूह है। कितने देशों का? 77 देशों का समूह है। तो आखिर जो 77 देश का समूह है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, है ना। क्यों हुई थी, इसके पीछे के क्या रीजन था, और जब इनकी स्थापना हुई तो इनकी पहली पहली शुरुआती मांग क्या था, आज हम लोग इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग ये नहीं समझ पाए ना, थोड़ी पीछे जाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रश्न को जानने के लिए अगर आप थोड़ा पीछे से जानते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और नहीं तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं। तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरी बात समझा कर रख दूंगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी, है ना। बशर्ते आपको बिल्कुल ध्यान से देना है और आप अपना एक 10 से 15 मिनट हमें टाइम देना है। चलिए जी, बिना देर के शुरुआत करते, कोई देर नहीं करना। चलिए, आपको पता है मैंने ब्रेटन वुड्स के बारे में पढ़ा दिया हूं, फिर भी देखिए लिख दे रहा हूं सर, ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता। जो बच्चे मेरा वीडियो देख चुके हैं, जरा बताइए ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था। बताओ बताओ जल्दी, फटाफट 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 बताइए, ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था। ये समझौता कब हुआ था, पता है? जी, जुलाई 1944 में। जी हाँ सर। तो जुलाई 1944 ईस्वी में क्या हो जाता है? ब्रेटन वुड्स समझौता होता है। कहां पर? अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। और दोस्तों, जब ये समझौता होता है तो मैंने आपको बता चुका हूं कि इस समझौते में क्या होता है, दो नई अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाती है। और ये दोनों कौन कौन थे? ये दोनों कौन कौन थे, फटाफट बता दो, फटाफट बता दीजिए। पहले का क्या नाम है? IMF। और दूसरे का क्या नाम है? WB। ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, है ना। अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है। IMF और दूसरा WB। दोनों को ध्यान से देखिए।
IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। तो जब ब्रेटन वुड्स समझौता होता है सर जुलाई 1944 में, तो क्या होता है उसी समझौता में क्या होता है, दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कर दी जाती है। और ये दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन थे? एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है सर WB, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों की स्थापना हो गया। तो इनको जुड़वा संतान इसलिए कहा जाता है ना, देखिए क्या होता है, यदि एक माँ के गर्भ से एक ही साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको ट्विंस कहा जाता है, या फिर हिंदी में जुड़वा संतान कहा जाता है। तो समझौता एक ही हुआ है, लेकिन इसमें समझौता में क्या हो रहा है कि दो संस्थानों का गठन किया जा रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB। इसलिए क्या कहा जाता है ना, ब्रेटन वुड्स समझौता के जुड़वा संतान कौन कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB वर्ल्ड बैंक। अब देखिए हम आखिर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कि आखिर सर इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बात आपको समझाने के लिए। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे ना तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जी। देखिए क्या हुआ था, जब इनकी स्थापना हो गया था ना दोस्तों, तो इनकी स्थापना किया गया था केवल और केवल औद्योगिक देशों की मदद करने के लिए। किन देशों की? औद्योगिक देशों की मदद करने के लिए। जो अमीर देश थे, अमीर राष्ट्र थे, उनकी मदद करने के लिए। अब बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? अब जब बात आई गरीब की तो भाई फिर से समझ लो क्या हम आपको बता रहे हैं। देखिए 1939 से 1945 तक बताइए क्या होता है। बताओ भाई, बताओ। अभी आपको ना बताना पड़ेगा 1939 से 1945 तक क्या होता है, बताओ तो आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 से 1945 तक। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है दोस्तों इस काल में, तो क्या होता है ना, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की भी समाप्ति हो जाती है। आपको पता होना चाहिए, है ना, कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, परमाणु हमला किया गया था। और फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार की भी समाप्ति हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है तो बहुत सारे देशों को अब आज़ादी मिलना शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा मानचित्र को ध्यान से देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए ये है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप। इससे सटा हुआ है एशिया महाद्वीप और इससे सटा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान में रखेंगे, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो जो यूरोप महाद्वीप के जो देश थे ना सर, वो क्या किए थे, एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देशों को, अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों को और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों को भी गुलाम बना करके रखे थे, है ना। और अब क्या करते, जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है तो धीरे धीरे उन देशों को आज़ादी मिलना शुरू हो जाता है ना। तो जो उस समय नए नए राष्ट्र आज़ाद हो रहे थे, जिनको नई नई आज़ादी मिल रही थी, किनसे? इन यूरोपीय देशों से, उनको कहा जाता है दोस्तों नव स्वतंत्र राष्ट्र। क्या कहा जाता है? नव स्वतंत्र राष्ट्र। क्या कहा जाता है सर? नव स्वतंत्र राष्ट्र जी। तो जिनको नई नई आज़ादी मिल रही थी इन यूरोपीय देशों से, इनको कहा जाता है नव स्वतंत्र राष्ट्र। अब देखिए, अब ये जो ऐसे देश थे, जैसे हम उदाहरण देते हैं भारत का। भारत को आज़ादी कब मिला? 1947 में, है ना। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई और उसके बाद धीरे धीरे देशों को आज़ादी मिलना शुरू हो जाता है। तो जिनको आज़ादी मिल रहा था, उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ी समस्या थी। और पता है कौन सी समस्या थी? बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए सर, उनके सामने दो सबसे बड़ी समस्या थी। एक तो इनके सामने संसाधन का अभाव था। पहला किसकी समस्या थी सर? संसाधनों की। किसकी समस्या थी? संसाधनों की। और दूसरा इनके सामने समस्या थी सर गरीबी की, है ना। देश में गरीबी बहुत ज्यादा था। तो एक तो गरीबी की समस्या थी और दूसरा संसाधनों का अभाव था, है ना। देखिए ये जो
यूरोपीय वाले थे एक लंबे समय तक उनको गुलाम बना करके रखे थे। जो यूरोप के जो देश है ना सर, एशिया महाद्वीप के देशों को, अफ्रीका महाद्वीप के देशों को लंबे समय तक गुलाम बना करके रखे थे। तो इस अंतराल में क्या होता है ना, उनकी आर्थिक स्थिति चौपट हो जाती है, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती है। तो उन व्यवस्था को पटरी पर लाना था, तो उनके सामने समस्या भी थी, संसाधनों का अभाव था, गरीबी थी देश में। अब देखो समस्या बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे देश जिनको आज़ादी मिल रही थी, समस्याएं थी, अब वो सोचते हैं कि भाई आखिर हम अपनी समस्या का सॉर्ट आउट कैसे करें। देखिए समस्या आता है तभी नए विचार आते हैं, है ना। जब तक समस्या नहीं आएगा तब तक समाधान भी उसके लिए आप नहीं खोजोगे। तो इनके सामने भी समस्या है कि भाई हम लोग क्या करें, किससे मदद मांगे। तो इनके ख्याल में आया कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हो गई है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई है, क्यों ना हम इनसे मदद मांग लें। लेकिन ये सोचते हैं कि ये क्या हमारी मदद करेंगे, है ना, और मदद मांगे भी तो क्यों मांगे। दोनों बात को समझिएगा मेरी बात को, है ना। हम इनसे मदद ठीक है मांग लेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हम मदद मांग लेंगे, विश्व बैंक से हम मदद मांग लेंगे, लेकिन मांगे भी तो क्यों मांगे। क्यों मांगे, इसलिए नहीं मांगे क्योंकि इन पर जो दबदबा बना हुआ था, उन्हीं देशों का दबदबा बना हुआ था जो इन्हें गुलाम बना करके रखे थे। अब ये सोचते हैं हम क्यों उन्हीं के सामने हाथ पसारने जाए भाई, जिन्होंने हमें ही गुलाम बना करके रखा था, हमें ही सताया था, है ना। पहले तो सता लिए और अब हम उन्हीं से फिर मदद मांगने के लिए जाए कि हमारी मदद करो, तो क्या लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल भी नहीं सर। तो ये इनके मन में पहला भावना। दूसरा सर, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी, क्यों की गई थी सर, है ना, केवल और केवल औद्योगिक देशों की मदद करने के लिए। तो ये केवल और केवल औद्योगिक देशों की मदद कर रहे थे, ना कि गरीब देशों की। मतलब गरीब देशों के सामने समस्या अभी भी बना है, और जब समस्या बनी थी तो धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी समस्या को समाधान करते हैं, कोई मदद करे या ना करे, अपनी व्यवस्था को अब धीरे धीरे सुधारना शुरू कर देते हैं सर। और इनकी व्यवस्था भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, पटरी पर लौट आती है, पटरी पर आ जाती है। और धीरे धीरे ऐसे देश क्या होते हैं सर, धीरे धीरे अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं, विकास को आगे बढ़ाते हैं, और ये देश बन जाते हैं विकासशील देश। कैसे देश बनते हैं सर, विकासशील देश। जी हाँ, विकासशील देश। तो बहुत सारे देश अब विकासशील देश बन जाते हैं, विकास की राह पर चल जाते हैं, विकास की राह पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जब विकासशील देश जब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं, तो इनके मन में एक समस्या आया, इनके मन में ख्याल आता है ना, इनके मन में ख्याल आता है कि भाई अभी भी हम आज़ाद तो हो गए हैं, हमारा देश आज़ाद बिल्कुल हो गया है इन यूरोपीय देशों से, लेकिन जो उनके संसाधनों पर नियंत्रित करके रखे थे वही जो इन्हें गुलाम बना के थे। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना सर, ये है ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन सर, और ये है सर फ्रांस। ये दोनों के दोनों देश सर, जिनको गुलाम बनाए थे ना, उनको भले आज़ाद कर दिए, लेकिन उनके संसाधनों के पर अभी भी नियंत्रण बना करके रखे थे अपना, और उनके संसाधनों का अपने मनमानी तरीके से प्रयोग कर रहे थे। कौन लोग, तो ये ब्रिटेन वाले और ये फ्रांस वाले। और उधर जो अमेरिका था ना सर, यूएसए, देखिए है ना, ये बड़ा सातिर है हमेशा से। तो ये जो अमेरिका है, यूएसए है, ये भी दोस्तों समय समय पर क्या करता रहा कि विकासशील देशों के संसाधनों को अपने मनमानी तरीके से उपयोग कर रहा था, उन पर दबदबा बना करके रखा था, उनके संसाधनों पर दबदबा बना करके रखा था। तो ये सोचते हैं गरीब देश, जो विकासशील देश थे, ये सोचते हैं कि भाई हमारे संसाधनों का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, हमारे संसाधनों के उपयोग से वो लोग विकसित बन रहे हैं, वो लोग अमीर बन रहे हैं, और हम क्या करें, कटोरा छान के बस बैठे रहें। ऐसे तो ना चलेगा ना भैया, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग भी क्या कर सके, इन विकसित राष्ट्रों के सामने अपनी पहचान बना सके। हम लोग भी कुछ ऐसा करें कि हम लोग भी क्या करें, अपने संसाधनों पर अपना नियंत्रण बना सके, किसी और का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा,
जब हम लोग एकजुट होंगे। जितने सारे विकासशील देश हैं, जब हम लोग संगठित होंगे, जब एक बनेंगे, तब जाकर मिलकर हम उनका विरोध कर सकते हैं, तब जाकर हम उनके सामने अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। एकता में ही बल होता है सर, संगठन में ही बल होता है। जितना ज़्यादा आप संगठन मजबूत होगा, उतना मजबूती आपको मिलेगी। और ये बात समझ रहे थे कौन? विकासशील देश, है ना। गुट निरपेक्षता बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, बात को आप समझिएगा। और जब इनके सामने आप सोचने लगे कि नहीं, एक संगठन बनाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है दोस्तों? विकासशील देश एकजुट होते हैं, मिलते हैं, और फिर इधर लिख दे रहा हूं सर, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मतलब दोस्तों, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में संगठित हो जाते हैं। मतलब इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के रूप में संगठित हो गए। कौन लोग देश? कौन से देश? विकासशील देश। इसमें विकसित नहीं थे, केवल और केवल विकासशील देश थे। तो विकासशील देश एक समूह के रूप में संगठित हुए, और उसका नाम क्या था दोस्तों? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के रूप में वो लोग संगठन हो जाते हैं। मतलब हम लोग नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाएंगे, तो इस रूप में क्या होते हैं? संगठित हो जाते हैं। देखिए, इसको अंग्रेजी में ना नियो कहा जाता है, NIEO, है ना, नियो। तो आपसे नियो का फुल फॉर्म पूछ लेगा। N से होता है न्यू, I से होता है इंटरनेशनल, E से होता है इकोनॉमी, और O से होता है ऑर्डर। मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लेना कि नियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फटाफट बता दोगे क्या ना जी? हाँ, बता देना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना। हाँ, बिल्कुल बता दिए हैं। देखो, क्या क्या फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे? IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB का, वर्ल्ड बैंक, और नियो का। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, है ना। तो क्या होते हैं सर? विकासशील देश जो थे वो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के रूप में संगठित हो जाते हैं। अब जो संगठन बना हुआ था ना सर, जो इनका संगठन बना हुआ था, याद रखेंगे, इस संगठन में, है ना दोस्तों, इस संगठन में कुल 77 देश आए हुए थे। कितने देश आए हुए थे? 77 देश सम्मिलित हुए थे। तो 77 देश सम्मिलित हुए थे, इसलिए क्या कहा जाता है? इसका नाम रखा गया G77, ग्रुप ऑफ 77, है ना, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। मतलब 77 देशों का समूह के रूप में नाम दिया गया। तो आप बात समझ में आई कि G77 की स्थापना क्यों हुआ था। एक बात और याद रखेंगे सर, है ना, जो ये जो G77 की जो स्थापना हुई थी ना, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी सर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1964 ईस्वी को। कब हुई थी? 15 जून 1964 ईस्वी को हुई थी। किसकी स्थापना सर? G77 की स्थापना। तो ग्रुप 77 कंट्रीज की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1964 ईस्वी में, है ना। अब देखिए, उस समय तो केवल इसमें 77 देश थे, 77 देश आए हुए थे, उन्होंने अध्यक्षता किया। इसलिए इस कमेटी का नाम, इस समिति का नाम, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का नाम क्या रख दिया गया? ग्रुप ऑफ 77। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, आज रखेंगे 134। कितने हैं? 134। 77 संस्थापक हैं, स्थापना किया, इसलिए इसका नाम अभी भी क्या है? G77 ही है। लेकिन इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 134। तो अब आपको समझ में आया कि स्थापना क्यों किया गया था। तो अगर शॉर्ट में आपको समझाए ना, तो अपने क्या हुआ था कि इनसे मदद ये नहीं लेना चाहते थे, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB से मदद नहीं लेना चाहते थे। तो अपनी स्वयं की संगठन इन्होंने क्या कर लिया? तैयार कर लिया। अब देखिए, जब G77 की स्थापना किया गया ना दोस्तों, तो इन्होंने क्या कुछ मांग रखा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर 3-4 मांग रखते हैं, तो उन मांग को देख लीजिए। सबसे पहली जो मांग की गई थी दोस्तों, है ना, सबसे पहले इन्होंने मांगा अपने संसाधन के लिए।
है ना, संसाधनों के लिए इन्होंने मांग रखा। किसके लिए सर? संसाधनों के लिए। देखिए बात भी बिल्कुल सही है, इनका खुद की संसाधन होता था, खुद के देशों की संपत्ति थी, खुद के देशों की संसाधन था, लेकिन नियंत्रण कौन कर रहे थे सर? तो जो इनको गुलाम बना करके रखे थे। तो बताइए भाई, संपत्ति हमारी है और हमारी संपत्ति पर कोई और अधिकार जमा करके रखेगा तो हम विकास कर पाएंगे? जी बिल्कुल ना कर पाएंगे भैया, बिल्कुल ना। तो बात यहां पर यही मांग रखते हैं G77 वाले कि नहीं, हमारा संसाधन है ना भाई, तो उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो पहला मांग इन्होंने क्या किया? अपने संसाधन पर हम लोग का अपना नियंत्रण होना चाहिए। किसका नियंत्रण? अपना नियंत्रण। दूसरा इन्होंने दोस्तों मांग रखा अपने कच्चे माल के लिए। किसके लिए? कच्चे माल के लिए। देखिए क्या होता था ना, ये देश जो थे विकसित देशों को, औद्योगिक देशों को कच्चे माल बेचा करते थे, निर्यात किया करते थे। लेकिन क्या होता था ना, ये जो बड़े बड़े अमीर देश थे ना, औद्योगिक देश थे, इनके पास पावर था, तो क्या करते थे पता है? उनके कच्चे माल को उचित कीमत नहीं देते थे, बहुत ही सस्ते में खरीद कर ले जाते थे। अब भाई बताइए, अगर आपसे कोई सस्ते में कुछ सामान खरीदे तो आपको फायदा होगा? आपको मुनाफा होगा? बिल्कुल ना होगा भैया। एक समय आता है जब टमाटर 100 रुपये किलो बिकता है, और एक समय आता है जब टमाटर की कीमत 1 रुपये हो जाती है। तो बताइए, जब 1 रुपये बिकेगी तो आपको मुनाफा होगा? बिल्कुल भी ना होगा भैया। तो ये बात ये भी समझ रहे थे कि जो हमारे कच्चे माल है वो बहुत ही कम कीमत पर ये खरीद कर ले जाते हैं भाई, तो हमको क्या फ़ायदा होता है? हम लोग को बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा होता है। तो इन्होंने मांग क्या की? जो हमारे कच्चे माल है इनकी उचित कीमत मिलनी चाहिए, मतलब कम से कम हम लोग को अच्छा कीमत हमारे कच्चे माल का मिलना चाहिए। बताइए समझ में आयो भाई? समझ में आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और तीसरी बात, इन्होंने तीसरी मांग अपने क्या रखा? अपने तैयार माल के लिए। किसके लिए? तैयार माल के लिए। ठीक है जी हाँ सर, अपने तैयार माल के लिए उन्होंने मांग क्या रखा? देखिए क्या होता था ना कि जो ये विकसित देश थे अपने यहाँ कुछ सामान बनाते थे और इन देशों में जाकर बेचा करते थे, तो वहाँ पर तो इनका बिकता था। लेकिन जो नवस्वतंत्र राष्ट्र थे, विकासशील देश थे, यहाँ पर भी धीरे धीरे क्या होती है? उद्योगों की स्थापना होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ भी सामान बनने लगता है। तो ये मांग करते हैं कि हम विकासशील देशों में जो सामान बनता है उसको बेचने के लिए, जो माल तैयार हो रहा है उसको बेचने के लिए विकसित देशों में पहुंच मिल सके, हम भी उन विकसित देशों में जाकर सामान बेच सके। अगर विकसित देश हमारे देश में आकर सामान बेचते हैं तो हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी वो पहुंच मिलना चाहिए कि हम विकासशील देश विकसित देशों में जाकर क्या कर सके? अपने तैयार माल को बेच सके। तो ये 3 तरह के मांग इन्होंने मुख्य रूप से किया। तो बताइए अब आपको समझ में आई बात? पूरी बात समझ में आई ना सर? सच सच बताना, झूठ मत बोलना सर। मेरा उद्देश्य बस इतना रहता है, आपको समझाना। और एक प्रश्न के लिए मैं जितना मेहनत करता हूँ ना सर, बस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझा सकूं। और अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो बस एक लाइक कर देना सर, एक लाइक कर दो और ये छोटी सी हमारी मदद कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। इतना लेंदी नहीं लिखना आपको। अगर आपको नोट्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ ना सर, डिस्क्रिप्शन में जाइए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसका उत्तर लिख दिया, आप फटाफट लिख लो। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।